नमस्ते दोस्तों, सामान्य अध्ययन विषय बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। जो लोग एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़कर बाकी कुछ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं और विषय बायोलॉजी के क्वेश्चन जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के जो पेपर होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपके आएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसके पहले हम आपको 105 क्वेश्चन करा दिए थे। आज आप लोग 106 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 106 क्वेश्चन आपका है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करते हैं। पित्ताशय में जो उपस्थित पत्थर होते हैं वह किसका पाचन करते हैं। वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। ये देखिए क्वेश्चन इंटर कॉलेज प्रयोक्ता में पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्ताशय में जो पत्थर पाया जाता है वह किसका पाचन करता है। तो पित्ताशय में जो पत्थर पाया जाता है वह पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है और पाचन में सहायक होते हैं। किसका पाचन करता है। वसा का पाचन या फैट का पाचन करता है। और प्रोटीन आपका क्या करता है, यह पेप्सिन और ट्रिप्सिन का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट आपका जो होता है वह एमाइलेज और सालिवा जब इसमें मिलते हैं उसका पाचन करता है। और न्यूक्लिक अम्ल आपके पाचक न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा होते हैं। तो किसका पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। पित्त रस का वसा में इमल्सिफिकेशन करता है और उसके पाचन में सहायता करता है। प्रोटीन जो है वह पेप्सिन और ट्रिप्सिन का पाचन के द्वारा होता है। और कार्बोहाइड्रेट यह पाचन एमिलेज और अन्य एंजाइम से होता है। और न्यूक्लिक अम्ल जो आपका है वह न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होता है। स्टेरॉइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है या वसा होता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा गया है कि इंसुलिन क्या होता है। देखिए, जो जीव विज्ञान के सब्जेक्ट होते हैं यह मैक्सिमम आपके इंसुलिन वाले जो क्वेश्चन आते हैं हर बार पूछे जाते हैं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है, इंसुलिन एक वसा है या इंसुलिन एक स्टेरॉइड है। तो इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक प्रोटीन है। जो आपके इंसुलिन होता है यह एक प्रोटीन होता है या एक प्रोटीन हार्मोन्स कहलाते हैं। देखिए, स्टेरॉइड आपका कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा स्रोत है और वसा क्या है, ये भी आपके ऊर्जा के स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला देखिए, हार्मोन मूड, एंजाइम उपापचय, एंटीऑक्सीडेंट पाचन या ऊर्जा वसा। तो हार्मोन जो आपका है वह मूड और व्यवहार को प्रभावित करता है। एंजाइम आपका जो है वह उपापचय एंजाइम क्रियाओं को प्रभावित या नियंत्रित करती है। एंटीऑक्सीडेंट जो है वह आपके यह एक प्रकार के कोशिकाओं को ऑक्सीडेंट क्षति से बचाती है, ना कि यह पाचन का कार्य करती है। और वसा क्या है, यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है और वसा से लगभग
कितना कैलोरी? 9 वसा से हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपके क्या होती है? एंटीऑक्सीडेंट पाचन कौन सा सुमेलित नहीं है? एंटीऑक्सीडेंट जो है वह पाचन से सुमेलित नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट आपका क्या है? कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने का कार्य करता है, न कि यह पाचन का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति कौन सी है? हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति क्या है? केवल अमीनो अम्ल भी उत्पन्न है, या केवल स्टेरॉइड है, केवल प्रोटीन है, या उपयुक्त सभी? तो हार्मोन की जो रासायनिक प्रकृति होती है वह अमीनो अम्ल भी उत्पन्न भी होती है, स्टेरॉइड भी होती है और प्रोटीन भी होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अमीनो अम्ल भी उत्पन्न जैसे एड्रेनलिन या थायरॉक्सिन होती है, या अमीनो अम्ल उत्पन्न करती है। स्टेरॉइड जो आपका होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। प्रोटीन आपका होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन होता है। इसी प्रकार यह तीनों क्या है? रासायनिक प्रकृति से हार्मोन्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्मोन विषयक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा उत्पादित होती हैं। वे मानव शरीर के अंदर उपापचय क्रियाओं के उद्दीपन के लिए आवश्यक होती है। यह हार्मोन के विषय में सही कथन चुनना है। तो जो हार्मोन्स होते हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होती है, ये सही है। और मानव शरीर के अंदर उपापचयी अभिक्रियाओं के उद्दीपन के लिए भी आवश्यक होती है। तो ये ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। देखिए यह क्वेश्चन आपका दोनों सही है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से बनते हैं, हार्मोन उपापचयी क्रियाओं को उद्दीपन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती हैं? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो देखिए जो आपके एड्रिनल ग्रंथि होती है वह आपके अंतःस्रावी है, पिट्यूटरी ग्रंथि आपके अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि आपके अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन अग्नाशय जो है आपका वह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथि आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन है और बहिःस्रावी ग्रंथि आपके पाचक रस होते हैं। तो अग्नाशय आपके अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयोडीन युक्त हार्मोन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आयोडीन युक्त है? ऑप्शन देखिए थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आयोडीन युक्त है? टेस्टोस्टेरोन। यह आपके मानव जनन के ये हार्मोन्स हैं। और एड्रिनल ग्लैंड जो आपका है वह एड्रिनल ग्लैंड जो आपका है वह अग्नाशय के पीछे पाया जाता है। यह आयोडीन युक्त हार्मोन नहीं है। इंसुलिन जो आपका है वह अग्नाशय में पाया जाता है, ये भी आपका क्या है? आयोडीन युक्त नहीं है। लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन जो आपका है वह आयोडीन युक्त हार्मोन्स हैं। देखिए थायरॉक्सिन जो है वह आयोडीन युक्त हार्मोन्स है, बाकी जो है वह आयोडीन युक्त हार्मोन्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है? यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात कौन सा हार्मोन्स है जो समाप्त हो जाता है? ऑप्शन देखिए प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन,
और इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो एस्ट्रोजन होते हैं वह पीरियड जब समाप्त हो जाता है लगभग उम्र 40 से 45 वर्ष के बाद, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है उसी के साथ समाप्त हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? एस्ट्रोजन आपके हार्मोन जो होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन आपका है, यह गर्भाधारण से संबंधित हार्मोन है और यह रजोनिवृत्त के बाद, पीरियड के बाद थोड़ा बहुत आते रहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन है आपका, यह पुरुषों का हार्मोन्स है, स्त्रियों में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसमें रजोनिवृत्त की में बंद नहीं होता। और एस्ट्रोजन आपका है, यह स्त्रियों का प्रमुख हार्मोन्स है जिसका उत्पादन रजोनिवृत्त के बाद बंद हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वह रजोनिवृत्त के बाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? कौन से ऐसे हैं जो पौधों में हार्मोन्स पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है कि पादपों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो इंसुलिन आपका जो है वह जंतु हार्मोन्स है, वह जंतुओं में जंतु के अग्नाशय में पाया जाता है। थायरॉक्सिन आपका जो है वह थायराइड ग्लैंड, वह जंतुओं का हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन आपका जो है वह स्त्रियों के प्रजनन हार्मोन्स है। लेकिन साइटोकाइनिन जो आपका है वह पादप हार्मोन्स है, यह कोशिका विभाजन में मदद करते हैं या कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। तो कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो पादप हार्मोन्स है? ये आपका कौन सा हार्मोन्स हो जाएगा? साइटोकाइनिन। देखिए यह पादप हार्मोन्स है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं या कोशिका के विभाजन में मदद करते हैं जिससे नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के पश्च भाग, नाक के ठीक पीछे वाले भाग में पाई जाती है और यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। एड्रिनल ग्रंथि आपकी यह किडनी के ठीक ऊपर पाई जाती है, यह बड़ी होती है। थायराइड ग्रंथि आपके यह गर्दन में पाई जाती है और ये भी थोड़ी बड़ी होती है। अग्नाशय आपके यह पाचक और हार्मोन दोनों का कार्य करती है, यह आकार में छोटी होती है लेकिन पिट्यूटरी से बड़ी होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी क्या होती है? मटर के दाने जितनी छोटी होती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा ऐसा पादप हार्मोन्स है जो फल के पकने के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन देखें, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम, एथिलीन या कोई नहीं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है कि फल के पकने के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। तो आपके फल के पकने के लिए एथिलीन जो होता है वही उत्तरदायी होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और वृद्धि में सहायक होते हैं। एब्सिसिक अम्ल जो होता है वह आपके पत्तियों के झड़ने में या बीज की निष्क्रियता को, बीज को मुरझाने से नियंत्रित रखते हैं। और एथिलीन आपका जो होता है वह फलों को पकाने में सहायक होते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, एथिलीन आपका है जो पादप हार्मोन फल की परिपक्वता में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित है? किस हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है? इंसुलिन को, एड्रिनलिन को, एस्ट्रोजन को या ऑक्सीटोसिन को? तो किस हार्मोन्स को लड़ो उड़ो
हार्मोन्स कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स किसको कहा जाता है? तो यह आपके एड्रेनलिन हार्मोन्स को लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। इंसुलिन आपका अग्नाशय में पाया जाता है, ये रक्त के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। एस्ट्रोजन आपका है, वह एक प्रकार के स्त्री प्रजनन के हार्मोन्स हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को यह प्रसव और दुग्ध उत्पादन करने में सहायता करती हैं। इसे लव हार्मोन्स या प्यार का हार्मोन्स भी कहते हैं। तो कौन सा हार्मोन्स? लड़ो उड़ो हार्मोन्स है। एड्रेनलिन हार्मोन्स को लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हार्मोन्स सूची 1, ये आपका सूची 2 है। सूची 2 है, अच्छा इसी में है। देखिए सूची 1 सूची 2 है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय महिला, टेस्टोस्टेरॉन अंडाशय पुरुष, थायरॉक्सिन थायराइड, इंसुलिन अग्नाशय। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वह गर्भाशय महिला का हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरॉन वह पुरुष के हार्मोन्स हैं। थायरॉक्सिन थायराइड है और इंसुलिन अग्नाशय रस से स्रावित होती है। ये आपका पहले का पहला, पहले का दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ये ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय से संबंधित है, गर्भावस्था बनाए वाले हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरॉन आपका वह पुरुष यानी वृषण से निकलता है जो पुरुष लक्षण विकसित करते हैं। थायरॉक्सिन आपका थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, यह उपापचय नियंत्रित करता है। और इंसुलिन जो आपका है वह अग्नाशय से स्रावित होता है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है कि कौन सा एक प्रोटीन के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन देखिए, कैरोटीन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन और कैलोजन। देखिए कैरोटीन आपका जो है वह पौधों का रंग द्रव्य है, प्रोटीन नहीं। और फाइब्रिनोजन आपका जो है वह रेशम के मुख्य प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन जो आपका है वह हार्मोन्स है, प्रोटीन नहीं। और कैलोजन आपका है यह शरीर की संरचनात्मक प्रोटीन है। तो इसमें कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? देखिए ऑक्सीटोसिन आपका एक हार्मोन है, प्रोटीन नहीं है, ये आपका ये भी सही है। और कैरोटीन आपका एक क्या है? यह पौधों का रंग द्रव्य है, प्रोटीन नहीं है। कीरेटिन प्रोटीन होता है जो हमारी नाखून और बालों में पाया जाता है। कैरोटीन आपका एक प्रोटीन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है, लेकिन कैरोटीन आपका यह पौधों के रंग द्रव्य में पाया जाता है, यह प्रोटीन नहीं है। ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है, ना कि प्रोटीन है। सभी प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं लेकिन सभी हार्मोन्स प्रोटीन नहीं हो सकते। तो ये एक हार्मोन्स है, ना कि एक प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन या जिब्रेलिन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया है कि कौन से पादप हार्मोन्स नहीं है। तो देखिए पादप हार्मोन्स आपके साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिकम, जिब्रेलिन होते हैं, लेकिन ये आपके जो होते हैं इंसुलिन है वह पादप हार्मोन्स नहीं है। यह जंतुओं में पाया जाने वाला हार्मोन्स है जो अग्नाशय रस से स्रावित होता है। यह क्या करता है? शुगर के स्तर को मेंटेन करता है या नियंत्रित करता है। तो आपका क्या है? यह जंतु हार्मोन्स है, न कि
पादप हार्मोन्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेरोमेन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है कि जो फेरोमेन्स होते हैं वह किसमें उत्पन्न होते हैं, सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा या कीटों द्वारा। देखिए फेरोमेन्स आपके जो होते हैं वह कीटों द्वारा, जैसे चींटियाँ हुई, मधुमक्खी हुई, पतंगे हुए, उनमें फेरोमेन्स का उत्पादन होता है। यह क्या करते हैं, भोजन को खोजने के लिए या अपने मार्ग को दिखाने के लिए या प्रजनन के संकेतों के लिए अपने फेरोमेन्स का उपयोग करते हैं। तो देखिए सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा फेरोमेन्स नहीं उत्पन्न होता है। फेरोमेन्स आपका कीटों द्वारा उत्पन्न होता है। सांप मुख्यतः रासायनिक संवेदनाओं को जैकबसन अंग या जैकबसन आर्गन का उपयोग करते हैं, लेकिन सांप में फेरोमेन्स नहीं पाए जाते। पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों में गंध व फेरोमेन्स का महत्व बहुत कम होता है। वे मुख्यतः दृश्य और श्रव्य संकेतों के संचार से यह देखकर और सुनकर अपने संचार करते हैं। चमगादड़ों में चमगादड़ जो है वह गंध का उपयोग करते हैं, परंतु फेरोमेन्स का उत्पादन इनके संचार का मुख्य साधन नहीं है। कीटों द्वारा, जैसे चींटियाँ हुई, मधुमक्खियाँ हुई, पतंगे हुए, ये फेरोमेन्स का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं और इनका प्रयोग भोजन खोजने, मार्ग दिखाने व प्रजनन संकेतों में उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए एक सुई लगाई जाती है, वह किस हार्मोन्स की लगाई जाती है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया है। सोमैटोट्रोपिन की, ऑक्सीटोसिन की, इंटरफेरॉन की या इंसुलिन की। तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि दूध आपके गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने लगते हैं। इसे दुग्ध उत्पादन हार्मोन्स भी कहते हैं। चलिए देखिए, सोमैटोट्रोपिन यह ग्रोथ हार्मोन्स है, शरीर की वृद्धि और मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन थनों की मांसपेशियों को सिकोड़ता है, जिससे दुग्ध का श्रावण, मिल्क लेट डाउन होता है। इसे दुग्ध उत्पादन में प्रयोग करते हैं। इंटरफेरॉन यह प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रोटीन है, वायरस की रक्षा करता है। दूध उतारने से इसका कोई संबंध नहीं है। इंसुलिन आपका क्या है, हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन यूपी लोअर प्री एग्जाम 2004 में पूछा गया है कि जो मानव हार्मोन्स इंसुलिन होता है वह कहाँ से उत्पन्न होता है। यकृत से, अग्नाशय से, गुर्दे में या फिर पिट्यूटरी में। तो जो आपका इंसुलिन हार्मोन्स होता है वह अग्नाशय से उत्पन्न होता है। यह रुधिर में शर्करा के नियंत्रण को क्या करता है, नियंत्रित बनाए रखता है। यकृत आपका क्या है, यकृत में आपका पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का उपापचय या मेटाबॉलिज्म से संबंधित होती है। अग्नाशय या लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, जिससे रक्त की शर्करा को नियंत्रित किया जा सकता है। गुर्दा जो है वह आपका किडनी का मुख्य कार्य है, रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। और पिट्यूटरी ग्लैंड का कार्य है, पिट्यूटरी ग्रंथि में विभिन्न ट्रॉपिक हार्मोन बनाती है। यह इंसुलिन का उत्पादन नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जब हम भोजन को करते हैं तो भोजन को जैसे ही हम मुंह में लेते हैं
और भोजन को चबाना स्टार्ट करते हैं। इसमें लार मिलता है। लार में आपका सालिवा नाम का एक एंजाइम होता है, वह हमारे भोजन के साथ चबाने में मदद करता है। फिर उसके बाद भोजन ऑइसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में जाता है, तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फिर उसके बाद भोजन पेट में जाता है और पेट में भोजन का पाचन होता है, तो पेट में आपका पहला प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? यकृत में, मुंह में, छोटी आंत में या आमाशय में? तो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है कहाँ से? आमाशय से ही प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पूर्ण पाचन प्रोटीन का छोटी आंत में होता है। यकृत क्या है? यह पित्त रस का निर्माण करती है और पित्त रस का निर्माण करने के बाद पित्त रस को पित्ताशय में भेज देती है। मुंह में आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। छोटी आंत में प्रोटीन के आगे का पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन प्रारंभ आपका पेप्सिन एंजाइम की सहायता से प्रोटीन का पाचन हमारे पेट में होता है या आमाशय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असमर्थ है। हमारा शरीर सेलुलोज का पाचन नहीं करता है। कारण है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। देखिए हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि छोटी हमारे बड़ी आंत में एक बड़ी आंत का भाग है कोलन, वह अवशेषी अंग के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स निम्न में से कौन है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया है कि अग्नाशय में जो पाचक रस होते हैं वह उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं? रेनिन होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं, सिक्रेटिन होते हैं या पेप्सिन होते हैं? तो देखिए जो आपके रेनिन होते हैं वह दूध का पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो आपके होते हैं वह प्रोटीन का पाचन करते हैं। और सिक्रेटिन आपका यह है एक प्रकार का अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन करने के लिए या उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन आपका सही है। रेनिन क्या है? दूध पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम है। ट्रिप्सिन या प्रोटीन को तोड़कर एंजाइम है। और सिक्रेटिन या हार्मोन्स है जो अग्नाशय के पाचक रस से निकलने वाले उत्तेजित करता है। पेप्सिन या प्रोटीन पचाने वाला एक एंजाइम है, हार्मोन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1991 में पूछा गया है कि संपूर्ण पाचन कौन से अंग में हो जाते हैं? पैनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या आमाशय में? तो हमारे शरीर का जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको पूर्ण पाचक अंग कहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, उसमें प्रोटीन का पाचन हो जाता है और उसमें वसा का पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो वह स्टार्च के फॉर्म में टूट जाता है
और प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल के फॉर्म में टूट जाता है और वसा का पाचन वसी अम्ल के रूप में टूट जाता है। तो आपका पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। पैनक्रियाज अग्नाशय क्या है? यह एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, यह पाचन की कोई भूमिका नहीं निभाती। बड़ी आंत में क्या होता है? यह केवल जल का अवशोषण करता है और हमारे आमाशय में प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन जो हमारे आमाशय से स्टार्ट हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? छोटी आंत। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पित्त रस संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पित्त रस संबंधित कौन सा सत्य है? ऑप्शन देखिए। यह पित्ताशय में स्रावित होता है, इसमें उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करते हैं, इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। कौन सा ऑप्शन इसमें असत्य है? तो पहला पित्ताशय से स्रावित होती है, सही है। उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करते हैं, ये भी सही है। इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करता है, ये भी सही है। लेकिन इसकी प्रकृति अम्लीय नहीं होती, इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि हमारे पेट में आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाया जाता है, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और पित्ताशय पित्त रस की प्रकृति क्षारीय होती है। जब अम्लीय और क्षारीय दोनों आपके मिलते हैं तो वह उदासीन बनाते हैं, तो इसलिए पित्त रस की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ऑप्शन देखिए। आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या पित्त में। जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर कहाँ एकत्रित रहता है? वह रहता है कहाँ? यकृत या लीवर में एकत्रित रहते हैं। आमाशय में भोजन का पाचन होता है, आमाशय में आपका भोजन का पाचन होता है और अग्नाशय में आपका यह इंसुलिन व ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। पित्त में पाचन में सहायक रस होते हैं, इनमें ग्लूकोज का भंडारण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। कौन से एंजाइम हैं जो प्रोटीन के पाचक में सहायक होते हैं? यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन या प्रोटीएज। तो प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम आपके ट्रिप्सिन हैं। यह क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। यूरिएज आपका यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। सल्फेट या सल्फेट यौगिकों को तोड़ने वाला एंजाइम है। और प्रोटीएज आपका यह प्रोटीन पाचक में सहायक होता है। लेकिन ट्रिप्सिन क्या होती है? प्रोटीन के पाचक में अत्यधिक भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? ये क्वेश्चन अभी इसके पहले हम कराए थे कि पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होते हैं वह किसके पाचन में सहायक होते हैं? वह वसा के पाचन में सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव का मुख्य नत्रजन्य उत्सर्जी उत्पाद है। मानव का उत्सर्जी उत्पाद क्या है? अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, ग्वानिन है या यूरिया है। तो देखिए अमोनिया जो है वह पानी में रहने वाले जीव का उत्सर्जन उत्पाद है। यूरिक अम्ल पक्षियों का उत्सर्जी उत्पाद है, पक्षी का उत्सर्जी उत्पाद है। और ग्वानिन जो है वह आपके मकड़ी का उत्सर्जी उत्पाद है। लेकिन यूरिया आपका क्या है? यह मानव के उत्सर्जी उत्पाद है। मानव उत्सर्जी के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है, यह केवल जलीय जीव सीधे उत्सर्जित करते हैं। यूरिक अम्ल जो आपका होता है वह पक्षी और
सरीसृप रेंगने वाले जीव उत्सर्जित करते हैं, सरीसृपों का उत्सर्जी उत्पाद है। और ग्वानिन आपका या डीएनए आरएनए का नाइट्रोजन युक्त बेस है। यूरिया मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? हमारे किडनी का सामान्य कार्य कौन सा नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छनकर बाहर करना या कई हार्मोन्स का स्रावन करना। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है कि हमारे शरीर में जो किडनी है उसका कौन सा सामान्य कार्य नहीं है। तो सामान्य कार्य कौन सा नहीं है? यह रक्त में शर्करा का नियंत्रण, यह अग्नाशय का कार्य है, यह किडनी का कार्य नहीं है। तो जल में रक्त की मात्रा का नियंत्रण गुर्दे एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन करती के मदद से नियंत्रित होता है। रक्त में शर्करा का मात्रा नियंत्रण यह कार्य किसका है? अग्नाशय या पैनक्रियाज करता है। और यूरिया को छनकर बाहर करना यह किडनी का कार्य है। कई हार्मोन्स का स्रावण जैसे रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्रावण किडनी के द्वारा किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित क्रम है। दोषयुक्त जो किडनी खराब हो जाती है उन व्यक्तियों में डायलिसिस की जाती है। और डायलिसिस के दौरान किसका उपयोग किया जाता है? अधिशोषण का, पराशोषण का, परासरण का या विद्युत कण संचलन का या सक्रिय गमन का। तो जब डायलिसिस की जाती है किडनी की तो किडनी से जो रक्त को छानने का कार्य करता है वह किडनी जब हमारी खराब हो जाती है तो रक्त को पूरी तरीके से छान नहीं पाती। तो उसमें किसका कार्य होता है, किसका उपयोग किया जाता है? परासरण का उपयोग किया जाता है। अधिशोषण सतह पर अणुओं का जमना और परासरण डायलिसिस का मुख्य सिद्धांत है। परासरण जो आपका होता है वह डायलिसिस का मुख्य सिद्धांत होता है। वैद्युत कण संचलन, विद्युत क्षेत्र में कणों की गति होता है और सक्रिय गमन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें डायलिसिस की कोई आवश्यकता नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क से मूत्र की मात्रा को निस्तारण नियंत्रित करता है वह हार्मोन्स कहलाता है। TSH द्वारा, ACTH द्वारा या FS द्वारा या ADH द्वारा। तो आपका जो किडनी होती है वह मूत्र के मात्रा को नियंत्रित करती है। ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन द्वारा करती है। ये आपका TSH द्वारा थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित किया जाता है। ACTH द्वारा अधिवृक्क ग्रंथि को सक्रिय करता है। और FS द्वारा यह प्रजनन से संबंधित है। जो आपका ADH है वह गुर्दे में जल का पुनः शोषण करके मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया जो है वह किसके द्वारा रक्त से, हमारे ब्लड से अलग किया जाता है? आंत द्वारा, आमाशय द्वारा, प्लीहा द्वारा या गुर्दा द्वारा। तो यूरिया जो होता है वह हमारे रक्त से, ब्लड से किसके द्वारा ब्लड को छानने का कार्य कौन करता है? किडनी करती है। तो इसके द्वारा ही पृथक किया जाता है। आंत जो आपका होता है वह भोजन को पचाने और अवशोषण के कार्य करते हैं। आमाशय भोजन का आंशिक प्राशन है या प्रोटीन का पाचन है। प्लीहा जो है वह रक्त का भंडारण है और शुद्धिकरण करता है। लेकिन जो हमारी किडनी है वह रक्त को यूरिया से अलग कर के मूत्र द्वारा निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? यकृत, वृक्क, हृदय, प्लीहा। ये क्वेश्चन यूपी लोअर प्री एग्जाम 1998 में पूछा गया है कि यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ गई है तो वह व्यक्ति का कौन सा अंग फेल हो गया है या कौन सा अंग कार्य नहीं कर रहा है सही से। तो आपका होगा किडनी। जो आपका होता है वह रक्त को छानकर वह मूत्र को विसर्जन करने का कार्य करती है। जब उसमें एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ जाती है तो वह किडनी अंग फेल होने की संभावना अधिक हो जाती है। देखिए यकृत आपका यह क्या करता है? शरीर में प्रोटीन एल्ब्यूमिन का निर्माण करता है। यदि यकृत पूरी तरीके से खराब हो जाती है तो रक्त में एल्ब्यूमिन की मात्रा घट सकती है, लेकिन मूत्र में एल्ब्यूमिन आने का कोई कारण नहीं है। किडनी का कार्य रक्त को फिल्टर करना और सामान्य अवस्था में यह प्रोटीन को मूत्र में नहीं जाने देता, लेकिन यदि वृक्क की छानने की क्षमता ग्लैमरस जो आपका होता है वह खराब हो जाता है तो एल्ब्यूमिन मूत्र में आने लगता है। इसे एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं, जो किडनी रोग या फेलियर का संकेत होता है। हृदय का क्या कार्य है? हृदय रक्त को संचार को नियंत्रित करता है। हृदय रोग से कई समस्याएं हो सकती हैं, परंतु एल्ब्यूमिन में इनका कोई कार्य नहीं है। प्लीहा का कार्य पुराने रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। जो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण होते हैं उनका आकार कितना होता है? 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से कम। जो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म होते हैं उनका आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। जो 7 माइक्रोन से अधिक होते हैं वह बड़े कण सामान्यतः श्वास नली में प्रवेश करने से पहले ही नाक या गले में रुक जाते हैं, और 6 माइक्रोन से जो अधिक होते हैं ये भी आकार में कण भी अपेक्षाकृत भारी होते हैं और हवा में अधिक देरी तक नहीं ठहर पाते। 5 माइक्रोन से अधिक ऐसे कण आंशिक रूप से नाक गले तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फेफड़ों की गहराई तक नहीं पहुंच पाते। जो हमारे फेफड़ों की गहराई तक पहुंचते हैं वो आपके 5 माइक्रोन से कम होते हैं। इतने छोटे कण आसानी से श्वसन प्रणाली में की गहराई तक पहुंच जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी के रूप में, एडीपी के रूप में, एनडीपी के रूप में या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। किसके रूप में उत्पन्न होती है? एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। एडीपी के रूप में ऊर्जा भंडारण नहीं होती, बल्कि एटीपी के बनने में मध्यवर्ती अवस्था होती है। यह वास्तविक ऊर्जा की मात्रक है जो कोशिकाएं प्रयोग करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्वसन प्रतिक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता पश्चशीत तथा उच्छशीत वायु के अपरिवर्तित रहती है? श्वसन क्रिया जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी ऐसी गैस होती है जो अपरिवर्तित रहती है, जो नहीं बदलती है? देखिए नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है और सांस लेने के दौरान यह गैसों का मिश्रण होता है। तो सांस लेने के दौरान हम 78% नाइट्रोजन भी सांस अंदर ले लेते हैं, लेकिन फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो 78% नाइट्रोजन बाहर छोड़ देते हैं। यह अपरिवर्तित रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.04% पाया जाता है। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और लगभग 16% आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ देते हैं।
देखिए 0.04% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो सांस लेने के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ऑक्सीजन आपका वायुमंडल में 21% पाया जाता है। तो सांस लेने के दौरान हम 21% ऑक्सीजन आपका ले लेते हैं। तो कौन सा सांस लेने के दौरान अपरिवर्तित रहती है? नाइट्रोजन आपका जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। चलिए देखिए, नाइट्रोजन गैस प्रतिशत लगभग 78% रहता है। यह शरीर की क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मात्रा लगभग 0.04% होती है, और जबकि हम 0.04% लेते हैं, और आपका ऑक्सीजन जो होता है वह 21% लेते हैं, 16% छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% लेते हैं और 4% आप छोड़ देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन आप 78% लेते हैं और 78% नाइट्रोजन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर यकृत में, तिल्ली में, पित्ताशय की थैली में या अग्नाशय में? तो शरीर के किस भाग में पित्ताशय का निर्माण होता है? पित्ताशय का निर्माण हमारा यकृत या लीवर करता है, और पित्ताशय के निर्माण करने के बाद वह पित्तरस को पित्ताशय की थैली में भेज देता है, और आपका जो तिल्ली है वह रक्त का भंडारण करती है और शोधन कार्य करती है, यह पित्त का निर्माण नहीं करती। अग्नाशय आपका इंसुलिन का स्राव करती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम में मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है, क्योंकि रक्त आपका धमनी और शिरा के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यही आपका क्या है? सही है, क्योंकि शरीर का जो सारा रक्त होता है वह किडनी क्या करती है? उसको शुद्ध करके उसको छानने का कार्य करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोग्लोबिन, फिनालिक्रोम। ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2008 में पूछा गया है कि हमारे मूत्र का रंग पीला होता है, वह किस वर्णक, किस पिगमेंट के कारण होता है? तो वह आपके यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण होता है। साइटोक्रोम क्या है? यह कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से संबंधित है, और यूरोक्रोम आपका यह पीला वर्णक है जो हमारे मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण आपका। उसके बाद हीमोग्लोबिन क्या है? यह एक हीमोग्लोबिन क्या है? यह अपघटन उत्पादन से बना है, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। और फिनालिक्रोम क्या है? यह एक सामान्य रूप से एक वर्णक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंध के लिए लाभदायक होता है? तो रक्त में जो आपका ग्लाइकोलिएट हीमोग्लोबिन होता है उसके मापन के लिए किसके प्रबंध में सहायक होता है?
रक्त अल्पता के, हीमोफीलिया के, मधुमेह के या उच्च रक्तचाप के। तो ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन जो आपका मापन होता है वो मधुमेह या डायबिटीज़ के मापन में सहायक या लाभदायक होता है। रक्त अल्पता क्या होता है? यह हीमोग्लोबिन की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, निरंतर रेड ब्लड आपका बहता रहता है, रक्त अल्पता कहलाता है। हीमोफीलिया क्या है? ये आपका हीमोफीलिया यह एक प्रकार के आनुवंशिक रोग होते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और यह सीधा HbA1c टेस्ट से इसका सीधा संबंध नहीं है। मधुमेह आपका यह ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन के मापन में सहायक होता है और उच्च रक्तचाप या ब्लड प्रेशर का मापन है, यह कोई इससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसको ध्यान दीजिए, नहीं है। यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। ये क्वेश्चन यूपी PCS 2019 में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए यह लाल रंग का होता है, ये सही है। यह फेफड़ों से सिराओं के तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी आपका सही है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है क्योंकि फेफड़े फिर उसको शुद्ध करती है, ये भी सही है। यह कुछ अम्लीय होता है, ये आपका गलत है क्योंकि हमारे रक्त का pH मान 7.4 होता है, 7.4 होता है और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वह आपके क्षारीय होते हैं, ना कि अम्लीय होते हैं। कौन सा ऑप्शन गलत है? सी वाला ऑप्शन गलत है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो आपका सी वाला सही नहीं है। यह देखिए लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होने से इनका रंग लाल कलर का दिखाई देता है। यह फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का वाहक होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और यह अम्लीय होता है, ये आपका गलत है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन आंशिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि माता पिता के रक्त समूह A तथा AB हो तो निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है? मतलब कहने का मतलब माता पिता का, यदि माता का और पिता का A और AB है तो कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो बच्चों में नहीं पाया जाएगा? तो देखिए बच्चों में आपका AB पाया जाएगा, B भी पाया जाएगा और AB भी पाया जाएगा, लेकिन O आपका बच्चों में नहीं पाया जाएगा। तो कौन सा रक्त समूह बच्चों में नहीं पाया जाएगा? O रक्त समूह बच्चों में नहीं पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त समूहों की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कॉख ने या कार्ल लैंडस्टीनर ने? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट कॉख ने जीवाणु विज्ञान में योगदान दिया और रोगाणुओं की खोज की। रक्त परिसंचरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? O पॉजिटिव, O निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव। तो देखिए जो आपका O निगेटिव होता है वो सार्वत्रिक डोनर होता है, वह किसी को भी दे सकता है। तो उसको कौन सा रक्त दिया जा सकता है? O निगेटिव दिया जा सकता है। O पॉजिटिव उन्हीं को दिया जा सकता है जिनका रक्त
RS पॉजिटिव हो, O निगेटिव, ये आपका सार्वत्रिक डोनर होता है, किसी को भी दिया जा सकता है। AB पॉजिटिव या सार्वत्रिक ग्राही होते हैं या सबसे ले सकते हैं पर किसी को दे नहीं सकते, केवल AB को दे सकते हैं। और AB निगेटिव आपका जो होता है वह AB निगेटिव वालों को ही दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्ताधान के लिए कौन सा कथन, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? B पॉजिटिव, O समूह, AB समूह या A पॉजिटिव? तो यूनिवर्सल डोनर आपके O समूह को कहते हैं। B पॉजिटिव जो आपका होता है उन्हीं को दिया जा सकता है जिनका रक्त B या AB हो। O पॉजिटिव को सार्वत्रिक डोनर कहते हैं। AB आपका यह केवल रक्त को ले सकता है और AB से केवल दे सकता है। A पॉजिटिव आपका केवल A और AB समूह वालों को ही दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त को में ऑक्सीजन का वाहक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए कौन सा कथन हीमोग्लोबिन के बारे में सही है। यह लौह होता है, इसमें आयरन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इनका रंग लाल होता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी आपका सही है, लेकिन यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता। ये आपका WBC का काम है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2 3, बी वाला ऑप्शन 1 2 3 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति क्या होती है? कम हो जाती है, बढ़ जाती है और परिवर्तित नहीं होती, या पहले घटती है फिर बढ़ती है। जब रक्त की मात्रा में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी हो जाती है तो श्वास दर हमारा बढ़ जाता है, हम तेजी से सांस लेने लगते हैं जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला, इसकी गति क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति प्रेरक का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन कम करता है, यह हृदय स्पंदन को संयोजित करता है, यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, या यह हृदय स्पंदन में रक्त के प्रवाह को तेज करता है। तो गति प्रेरक का कार्य क्या होता है? यह हृदय स्पंदन को कम करता है, ये गलत है। यह हृदय स्पंदन को संयोजित करता है, ये आपका ये सही है। और ये हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, ये गलत है। यह हृदय स्पंदन में रक्त के प्रवाह को तेज करता है, ये भी गति प्रेरक का कार्य नहीं है। गति प्रेरक का कार्य है, यह हृदय स्पंदन को क्या करता है? संयोजित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? किसका उपयोग रेडियो तत्वों में से जो आपका शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, रेडियो फास्फोरस की, रेडियो आयोडीन की, रेडियो आयरन की, या रेडियो सोडियम की। तो आपके शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए रेडियो सोडियम का उपयोग किया जाता है। रेडियो फास्फोरस का उपयोग हड्डियों और कैंसरों संबंधी अध्ययन में किया जाता है। रेडियो आयोडीन का थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता की जांच करने में किया जाता है। और रेडियो आयरन रक्त में लोहे के उपापचय और एनीमिया की जांच करने में किया जाता है। लेकिन रेडियो सोडियम जो है वह रक्त के प्रवाह की गति को मापन में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।